बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का हम चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर के पार्ट में से हम पहले चैप्टर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें आज हम ज़्यादातर इंट्रोडक्शंस लेंगे और कुछ एमडी कैट और ई कैट के हवाले से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है इब्तिदा पे इस नाम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच को कहा जाता है जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो रेस्ट की हालत में होते हैं। जब कोई चार्ज रेस्ट के अंदर होता है तो अपने इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की फील्ड जनरेट करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मूव करने शुरू कर देता है तो फिर वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी डाइइलेक्ट्रिक में मूव करवा लिया जाए तो उस डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर लेता है। तो क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जब चार्ज इंडिपेंडेंटली रेस्ट की हालत के अंदर होता है देन इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। व्हेन चार्ज मूव इन कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस ओनली द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज मूव इन डाइइलेक्ट्रिक, यानी इफ़ वी पॉसिबल कि हम डाइइलेक्ट्रिक में चार्ज को मूव करवाएं तो देन इट क्रिएट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो क्या चीज़ है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उठाते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। तो पहली बात थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूँ लें कि बुनियादी तौर पे ये मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। चूँकि मैटर जो है जब हम उसकी फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं वो मुख्तलिफ एटम्स का मजमूआ है। जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं तो ज़रा गौर करेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो ड्यू टू चार्ज होती है और यही फोर्स बेसिकली उस एटम को कंपोज करती है। फिर यही फोर्स उस पूरी बॉडी का रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर को होल्ड अप करना, एटम्स या मालिक्यूल्स की शक्ल में उसको होल्ड अप करना, रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सी होती है? ये चार्ज की फोर्स होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? मैटर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चार्ज? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। चार्ज की दो ही टाइप्स होती हैं, या पॉजिटिव होगा या क्या होगा? नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम चार्ज को आमने सामने लेके आते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर पॉजिटिव चार्ज के सामने आएगा तो वो रिपेल करेगा, अगर वो नेगेटिव सामने आएगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इन चार्जेस के दरमियान जो कि इस एटम्स के अंदर भी पाई जाती है, मालिक्यूल्स के अंदर भी पाई जाएगी और मुख्तलिफ चार्जेस में पाई जाने वाली ये जो फोर्स होती है, क्या ये रियल फोर्स होती है? जवाब यह कि यस, ये रियल फोर्स होती है। अब सवाल ये कि रियल फोर्स होती क्या है? ऐसी फोर्स को रियल कहते हैं जो हमेशा पेयर की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जिसको हम एक्शन और रिएक्शन का फॉर्म नाम देते हैं, जिसमें पेयर की फॉर्म में फोर्स एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, ये फोर्स अपने इर्द गिर्द के रेफरेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस। तो ऐसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि एक्शन और रिएक्शन यानी पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे और वो अपने फ्रेम के ऊपर डिपेंड करे, हम उसे नॉन रियल फोर्स कहते हैं। तो याद रखना, चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स कौन सी फोर्स होती है? रियल फोर्स होती है। अब सवाल ये है कि हम कहते हैं ये बॉडी चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, ये प्रॉपर्टी होगी। अब उसके ऊपर चार्ज आने की वजह क्या है? ये चार्ज है क्या चीज़? अब ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। ये सामने मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। ये बुनियादी तौर पे एक एटम्स की फॉर्म है जिसमें ये मरकज़ी हिस्सा न्यूक्लियस है जिसको हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डॉट डॉट के निशान है ये बैरूनी शेल्स हैं जिसके अंदर क्या एग्जिस्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक एटम नॉर्मली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर एटम की जो पोजीशंस होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? एटम की न्यूट्रल फॉर्म्स होती हैं। ड्यू टू सम प्रोसेस, जिनका जिक्र हम बाद में करें, ड्यू टू सम प्रोसेस इस एटम के अंदर से, इस पूरे एटम के स्ट्रक्चर से कोई पार्टिकल लूज हो सकता है या गेन हो सकता है। लेकिन क्या प्रोटॉन लूज हो सकता है? नहीं। क्या न्यूट्रॉन? नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस को हिस्से में होते हैं जहाँ से उसका लूज या गेन होने का प्रोसेस मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो कहाँ से पार्टिकल लूज होगा? बैरूनी शेल से। और वो कौन सा पार्टिकल लूज हो सकता है या गेन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात क्लियर कीजिएगा कि चार्ज की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन की तरफ जा रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम की सतह से लूज के बाहर चले जाते हैं तो जैसे ही बेटे एक इलेक्ट्रॉन अब बाहर ले जाएंगे तो पहले चूँकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस पर बराबर था तो न्यूट्रल एटम था,
लेकिन जब एक नेगेटिव चला जाएगा तो यहाँ एक किस चीज़ का इजाफा हो जाएगा, पॉजिटिव का। और जब किसी चीज़ पे पॉजिटिव का इजाफा हो जाए तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लिहाजा जब लूज द इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस वजह से एटम को हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज है। ज़ाहिर है वो एटम जिस बॉडी का हिस्सा होगा वो बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसी तरीके से ड्यू टू सम प्रोसेस अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा प्रोटॉन से तो किस चार्ज एक्सेस हो गया है, नेगेटिव का। लिहाजा वो एटम कौन से चार्ज कहलाता है, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। जब वो लूज करता है तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इससे पता चला कि किसी भी एटम की सतह के ऊपर या एटम के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद का कम या ज़्यादा होना उस एटम को बुनियादी तौर पर चार्ज बनाता है। लिहाजा हम इसकी कुछ डेफिनेशन यूँ लिख सकते हैं कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम और एटम्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, क्या होगा, चार्ज। तो किसी बॉडी के एटम्स या आइटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना या इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, इस अमल को हम लोग चार्ज कहते हैं। अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया गया है तो क्यों ऐसा कह के कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही, इसका मतलब कुछ यूँ लिया गया है कि सबसे छोटा जो हमारा स्टेबल चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से। याद रखना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ये चार्ज को कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मौजूद चार्ज है उसकी कीमत जो है वो कितनी हम नॉर्मली लेते हैं, उसकी कीमत होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये वो मिनिमम चार्ज है जो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी स्ट्रक्चर से इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल की फॉर्म में। याद रखना है इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम चार्ज है वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁹। तो इतना कम चार्ज या आ सकता है या क्या जा सकता है। लिहाजा चार्ज के आने जाने की जो मिनिमम वैल्यूज है वो इलेक्ट्रॉन पर रख दी गई है। फिर से इनमें सवाल होता है कि क्या ऐसे कोई छोटा चार्ज नहीं है, इससे छोटे चार्ज क्वार्क्स पार्टिकल हैं, लेकिन चूंकि वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होते और फिर उनका इनसाइडेड प्रोसेस होता है। लिहाजा आमतौर पे हम स्टेबल के अंदर जो लूज या गेन का पार्टिकल हमारे पास पॉसिबल हो सकता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। लिहाजा हमारी सारी डेफिनेशन किसके गिर्द घूमती है, इलेक्ट्रॉन के गिर्द। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, नेगेटिव। जब एक एटम नेगेटिव होगा तो जिस एटम जिस बॉडी का हिस्सा होगा वो बॉडी उस हिसाब से नेगेटिव या क्या हो सकती है, पॉजिटिव। फिर इसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, सारे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होता है कि चार्ज की यूनिट को कूलम कहते हैं, जो तकरीबन 6.18 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से क्रिएट की जा सकती है। सर बड़ी यूनिट्स के तौर पे है, तो यूनिट ऑफ चार्ज के लिहाज से हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 कूलम्स के लिहाज से। यानी 6.18 × 10⁻18 अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन से करंट पैदा होगा, यानी चार्ज के जो फ्लो पैदा होगा वो 1 एम्पेयर के करीब तकरीबन पैदा होता है। लिहाजा उस वजह से भी हम इसकी कीमत को शो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस हिस्से में जा रहे हैं कि चार्ज की क्या यूनिट कूलम के अलावा कुछ और भी है। तो यस, एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, जिसकी वैल्यूज होती है 1/3 × 10⁹ कूलम, यानी 1/3 × 10⁹ कूलम इज इक्वल टू 1 ESU। एक बड़ी यूनिट है जिसको EMU कहा जाता है, जो कि बेसिकली 10 कूलम के बराबर होती है। क्या होती है, 10 कूलम। तो EMU इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये दोनों अलग यूनिट है जो ऐसे सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये होगा कि जब किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तो ये जो हमारी यूनिवर्स है, इसका मतलब यहाँ पे हम एक चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और एक चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पता चला नहीं, चार्ज यहाँ क्रिएट होता है उतना ही चार्ज दूसरी तरफ क्या होता है, डिस्ट्रॉय। ओवरऑल यूनिवर्स में चार्ज की कीमत क्या रहती है, कंजर्व रहती है। हाँ, इनफरादी तौर पर किसी एटम के ऊपर हम अलहदा तौर पर कह सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। तो पहली खूबी कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। आपने इसी सेकंड ईयर में आप जाके पढ़ेंगे, एक हम पढ़ते हैं पेयर प्रोडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है। ये कभी नहीं हो सकता कि एक नेगेटिव पैदा हो पॉजिटिव ना हो, या पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, दोनों जो हैं वो क्रिएट होंगे। तो कि चार्ज को कंजर्व रखने के लिए क्या होगा, ज़रूरी होगा। ज़ाहिर उस प्रोसेस में जाकर डिस्कस करेंगे। लिहाजा पहली खूबी है कि चार्ज टोटल जो यूनिवर्स का है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर दूसरी खूबी ये होती है कि चार्ज क्वांटाइज है,
यानी इसका मतलब ये है कि जब हम इसके चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बढ़ गया है या कम हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर बढ़ गया या कम हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि चार्ज की कीमत E/2 हुई है, आधा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। या तो 2E हो जाएगा या 3E हो जाएगा या 4E हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इसको कोई पार्शियली हम तकसीम कर सकें। लिहाजा चार्ज के लिए फार्मूला Q = NE प्लस माइनस का मतलब होता है गेन और क्या होगा, लूज होगा। क्लियर होगी बात। अब चंद बातें यहाँ थोड़ा सा कि जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के सामने आता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब एक नेगेटिव नेगेटिव के सामने आता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर बड़ी दिलचस्प बात यह कि एक पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आता है तो अट्रैक्ट करते हैं, तो सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं इसको सर्कल करके आपको अलग समझा दूं, अब ये पॉइंट समझिए। इवन एक चार्ज पार्टिकल किसी न्यूट्रल पार्टिकल के करीब लाएं तब भी अट्रैक्ट करता है। वो चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो, नेगेटिव हो। हम आमतौर पे ये बात पहले नहीं समझते कि न्यूट्रल को वो कैसे करेगा। तो न्यूट्रल को एक प्रोसेस होता है जिसे इंडक्शन कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। इंडक्शन प्रोसेस से वो न्यूट्रल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो क्लियर होगी बात कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर एक पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो फिर भी अट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव और न्यूट्रल है तो फिर भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। हाँ, अगर 2 पॉजिटिव हैं रिपेल करेंगे, 2 नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। क्लियर। इसके बाद किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज मौजूद है तो जाहिर है ये दिखाई तो नहीं देता, कैसे पता चलेगा ये बॉडी चार्ज रखती है ये नहीं रखती। तो फिर इस बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाए, उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बुनियादी तौर के ऊपर एक इस किस्म की आपके पास यूँ समझ सकते हैं, ये आपके पास एक शीट है और जिसके इस निचले हिस्से के साथ आपकी लीफ मौजूद हैं जिनको हम गोल्ड लीफ का नाम दे रहे हैं। ऐसे इनके दरमियान में एक राड सा मौजूद है, ये थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ये वाला है, ठीक है। अब ये जो लीव्स हैं ये बेसिकली पॉजिटिव हैं और ये अपने आप को एक दूसरे से रिपेल करके दूर रखते हैं। अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि चार्ज इसके ऊपर इस बॉडी पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम इस बॉडी को इसके करीब लेके आते हैं। ऐसे जैसे करीब लेके आएंगे पॉजिटिव का इफेक्ट इस रॉड के अंदर फील होगा और जैसे पॉजिटिव का रॉड के अंदर आएगा इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तो ये जो लीव्स हैं ये रिपल्शन की वजह से पीछे हटेंगी, फैलेंगी। ऐसे हैं तो वैसे फैलना शुरू हो जाएंगी। जब वो फैलना शुरू होती है सिंबल को डाइवर्ज कहते हैं। तो जब लीव्स डाइवर्ज करेंगी तो ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे पॉजिटिव की जगह हम कोई नेगेटिव चीज़ लेके आते हैं तो फिर ये रॉड जब नेगेटिव आ जाएगा, ये सेंट्रल पोर्शन नेगेटिव होगा तो वो जो पॉजिटिव की लीव्स होंगी दरमियान वाली वो अट्रैक्ट करके अंदर की तरफ आएंगी, फिर वो क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। इट मीन जब डाइवर्ज करें तो क्या होगा, पॉजिटिव, जब कन्वर्ज करें तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज को डिटेक्ट करती है, मेजर नहीं करती। मेजर कैसे करते हैं, एक डिवाइस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर या बाज़ जगह कूलोमीटर भी लिखा है। ये बुनियादी तौर पे चार्ज को क्या करता है, मेजर करता है। तो चार्ज को मेजर करना हो तो इलेक्ट्रोमीटर, डिटेक्ट करना हो तो क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जाहिर है हमने कहा कि बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो हाउ कैन यू चार्ज द बॉडी, हम बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 बुनियादी प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। कौन से 3 बुनियादी प्रोसेस हैं, रबिंग प्रोसेस है, नंबर 2 इंडक्शन प्रोसेस है, नंबर 3 फिजिकल कंटैक्ट। तो 3 तरीके से हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा रबिंग प्रोसेस क्या होता है। आपने मुख्तलिफ जगह पे देखा होगा कि यहाँ पे एक कंगा सा लेते हैं और उसको बालों में जो है वो घुमाते रहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद उस कंगे को हम किसी कागज़ के टुकड़े के करीब करते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। उसके अंदर ये चार्ज की सलाहियत कैसे पैदा हुई, यानी वो चार्ज कैसे उसके अंदर आ गया। तो याद रखना है कि वो जो कंगा है जब उसको बालों के अंदर रगड़ा है तो इस पर से रबिंग हुई, रबिंग की वजह से उसके अंदर क्या पैदा हुआ, चार्ज पैदा हुआ। और जब हम कागज़ के टुकड़े के करीब लेके जाते हैं तो कागज़ का टुकड़ा न्यूट्रल था, कागज़ का टुकड़ा न्यूट्रल था। हम जब कंगे को करीब करते हैं तो कंगा चार्ज है वो न्यूट्रल है, फिर इस असूल के तहत उस न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकता है। सी तो लिहाजा एक अमल यह कि चार्ज किस प्रोसेस से पैदा किया जा सकता है, रबिंग से। और रबिंग में मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। कुछ बॉडीज जब रब करती हैं तो किसी का क्या होता है, किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं,
किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिस पे बढ़ते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, जिस पे कम होते हैं वो क्या होता है पॉजिटिव। बस गिलास रॉड को सिलिक के कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो सिलिक के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये पॉजिटिव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा। एक वुड को रबर के साथ, अंबर के साथ या प्लास्टिक के साथ रगड़ते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इट मीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जब हेयर को यानी बालों को हम एक कॉम के साथ रगड़ते हैं तो जो हमारी कॉम्स होती है यानी कंघा जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए गेन द इलेक्ट्रॉन्स, और अब हेयर क्या करते हैं, लूज द इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से एक कैड सेकेंड है, यानी कैड सेकेंड को अगर हम किसी एबोनॉइड रॉड के साथ रगड़ते हैं फर के साथ तो क्या होता है, नतीजतन जो कैड सेकेंड है वो पॉजिटिव हो जाती है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये सारा अमल कौन सा अमल कहलाता है, रबिंग प्रोसेस कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पे क्या कर देखा। एक अमल ये हमारे पास। दूसरा अमल बेटा ये है कि इंडक्शन प्रोसेस है, जो बड़ा दिलचस्प अमल है। जरा देखिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ मेंशन कर दिए टाइम सेव करते ही। ये मेरे पास एक मेटल स्फीयर है जो बुनियादी तौर पे बेटा न्यूट्रल्स है, बुनियादी तौर पे किस फॉर्म में, न्यूट्रल। मैं इसके करीब एक रॉड लेके आता हूँ कौन सा रॉड लेके आता हूँ, नेगेटिव। मैं रॉड टच नहीं करता, जब इसके करीब लेके आता हूँ तो इसके ऊपर मौजूद जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो पोलराइज हो जाएंगे। क्या होगा, नेगेटिव के अट्रैक्शन से पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, नेगेटिव क्या हो जाएंगे पीछे। इस तरीके से इसमें दो पोल बन गए, इस अमल को पोलराइजेशन का नाम देते हैं अब इसमें जब पोलराइजेशन हुई तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हुई। इस अमल को हम लोग कौन सा अमल कहते हैं, इंडक्शन। हम चाहते हैं कि ये पूरा चार्ज हो जाए, क्योंकि जब छोड़ेंगे रॉड को हटाएंगे तो ये न्यूट्रल हो सकता है। हम क्या करते हैं कि इस जो नेगेटिव साइड है, इस वाली नेगेटिव साइड को यहाँ अर्थ कर देते हैं। जैसे अर्थ करेंगे बेटा ये नेगेटिव यहाँ से अर्थ हो जाएंगे। जब नेगेटिव अर्थ हो जाएंगे तो स्फीयर के ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। अभी रॉड हमारा करीब खड़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव है। जब रॉड हटाएंगे यही चार्ज पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये चार्ज कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो लिहाजा वो स्फीयर जो न्यूट्रल था हम उसको चार्ज कर दिया, किस प्रोसेस से, टच नहीं किया हमने, रगड़ नहीं दी, बल्कि करीब ले जाके कौन सा अमल स्टार्ट किया हमने, इंडक्शन। इसी तरीके से हम इंडक्शन का अमल करके दो स्फीयर के ऊपर एट ए टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। तो वो छोटी सी एग्जांपल देखें, ये मेरे पास दो स्फीयर हैं बेटा, और ये दोनों के दोनों जो है वो कंडक्टेंस है, इस वक्त दोनों न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है। मैं दोनों को आपस में टच करके रख देता हूँ, ये आपस में दोनों टचिंग में, ये रॉड उनके करीब लेके, रॉड कौन सा है, पॉजिटिव। अब उसी अमल के तहत जब इसके ऊपर इंडक्शन शुरू होगी तो अट्रैक्शन से नेगेटिव इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव उधर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में अर्थ है, लिहाजा ये नेगेटिव और ये साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अभी रॉड को हम उसी तरीके से करीब रखेंगे और इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला बढ़ा देंगे। जब थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या रह जाएगा, नेगेटिव। ये क्यों अपने आप को कहें, चूंकि रॉड मौजूद है। अब रॉड को हटा दें और इन दोनों को दूर कर दें, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। इस तरीके से हमने इंडक्शन से इन दोनों स्फीयर के ऊपर चार्ज पैदा कर लिया। ओके, इसी तरीके से तीसरा अमल जो इसमें दिलचस्प अमल है वो फिजिकल कंटैक्ट। ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैपेसिटर को हम बेटा चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को क्या करते हैं, चार्ज। जरा देखते हैं कैसे। ये दो प्लेट्स हैं ए और बी के नाम से, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। इसके साथ हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, आपने अक्सर पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर। और ये जो पॉजिटिव साइड है वो इसके ऊपर कौन सा चार्ज दे देती है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज दे देती है, नेगेटिव। ये जो चार्ज हो रही है प्लेटें, इस वजह से हो रही है कि फिजिकली ये तार डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर ये तार ना कनेक्ट होती, वायर कनेक्ट ना होती तो ये अमल नहीं हो सकता। इसका मतलब कैपेसिटर का चार्ज होना कौन सा अमल होता है, फिजिकली कंटैक्ट होता है। लिहाजा ये तीन वो अमल है इसके लिए हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या उस बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब कुछ मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप लोग सामने देखिएगा। ये मेरे पास ए बॉडी है, ये बॉडी बी है। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक बॉडी सी है और सी बॉडी ऐसी है कि जब मैं उसको इनके करीब लेकर आता हूँ तो बी सी जो है वो ए से भी अट्रैक्ट होती है और सी जो है बी से भी अट्रैक्ट होती है। तो बताएं सी के ऊपर फिर क्या चार्ज होगा। तो सिंपल सी बात होगी कि सी क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। सी हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों में इंडक्शन हो रही है। इसी तरीके से ए के ऊपर पॉजिटिव है, बी के ऊपर नेगेटिव है। सी को शामिल लाते हैं तो सी बी को रिपेल करता है और ए को अट्रैक्ट करता है। जिसको अट्रैक्ट करता है इसका मतलब इस पर नेगेटिव होगा, जिधर रिपेल का इसके ऊपर नेगेटिव होगा। तो सी के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से ए और बी दो नेगेटिव हैं, सी को करीब लाते हैं, सी बी को अट्रैक्ट करता है, ए को रिपेल करता है। जिसको रिपेल करता है उसके साथ इसका चार्ज सेम होगा, जिसको अट्रैक्ट करता है उसका चार्ज इससे अपोजिट होगा। तो कौन सा चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव। यूँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और बात आपको समझानी है कि बेटा बाज़ वक़्त आप कौम को एक कंघे को आप बालों में रगड़ने के बाद छोटे से कागज़ के पीस के करीब करते हैं तो कागज़ का पीस भाग के चिपक जाता है।
लेकिन बाज़ का कागज़ के पीस बड़ा पड़ा हो तो हम उसको उसके करीब करें तो वो उसको नहीं चिपकता। इसकी क्या वजह है कि अब उसके ऊपर चार्ज फोर्सेस नहीं काम कर रही? ज़रा इस बात को भी समझना है। पहली तो बात याद रखें, हमारा कागज़ का टुकड़ा न्यूट्रल है। कभी लोग यहाँ कन्फ्यूजन पैदा कर लेते हैं। तो ये बेटा मैंने एक एग्जाम्पल कोट की है कि ये एक रॉड है चार्ज, ठीक है। ये मेरे पास कागज़ का पीस है जो बेसिकली पहले जस्ट न्यूट्रल फॉर्म में था। कैसे था? न्यूट्रल। जैसे मैंने रॉड को करीब किया, इसके अंदर क्या पैदा हुई? इंडक्शन पैदा हुई पोलराइजेशन की शक्ल में, कि जो नेगेटिव थे अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ गए और नेगेटिव रिपल होकर पीछे चले गए। लिहाजा कागज़ का ये सिरा कौन सा सिरा रहेगा? नेगेटिव, और ये सिरा कौन सा होगा? पॉजिटिव। ये जो दो पॉजिटिव नेगेटिव के हिस्से बने संबल को पोलराइजेशन कहते हैं। अब ज़रा समझिएगा बेटा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है इनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स पाई जाएगी। तो इस हिस्से किसके दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन। इस रॉड का इस हिस्से के साथ क्या ताल्लुक होगा? दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब कागज़ के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रही होंगी ड्यूरिंग इंडक्शन। एक अट्रैक्शन, दूसरी क्या होगी? रिपल्शन। अट्रैक्शन की फोर्स जो होती है वो चूंकि कुर्बत या फासला कम होने की वजह से वो स्लाइटली ग्रेटर होती है किससे? F2 से। लिहाजा जब F1 थोड़ी सी F2 से बड़ी होगी तो लिहाजा वो कागज़ के टुकड़े को आसानी से क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। अब जाहिर है यहाँ अट्रैक्शन की वजह ये वजह बनती है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर कागज़ का टुकड़ा छोटे साइज़ का है तो उसकी मैस कम होती है, लिहाजा उसको आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन अगर कागज़ का टुकड़ा बड़ा है तो फोर्स तो मौजूद होगी, मगर वो फोर्स आप मैंने बताया ना कि वो रिपल्शन से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बॉडी को अट्रैक्ट कर सके। लग तो रही होती है लेकिन एक्शन पूरा नहीं हो रहा था, लिहाजा उस वक्त कागज़ का टुकड़ा वो अट्रैक्ट होता नज़र नहीं आएगा। लिहाजा उस वक्त फोर्स तो होगी लेकिन अट्रैक्शन बाजार नज़र नहीं आएगी। एक और पॉइंट आपको समझाना है कि क्या दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो बंदा कहता है ऐसा तो सर नहीं हो सकता। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक स्पेशल केस में दो चार्ज बॉडीज जो एक जैसा चार्ज रखती हैं सिमिलर, वो अट्रैक्ट कर सकती है। कब? जब एक चार्ज बॉडी हमारी बहुत बड़ी है, इसको बिग चार्ज बॉडी कहते हैं, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक उसके सामने छोटी बॉडी, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब आमतौर पे पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, लेकिन यहाँ अट्रैक्ट करेगा। रीजन जरा समझिए, ये पॉजिटिव अपनी स्ट्रांग फील्ड की वजह से इस छोटी बॉडी के अंदर इंडक्शन पैदा कर लेगा, नतीजतन उसके अंदर जो नेगेटिव होगा वो पोल बना के ऐसा सब बन जाएगा कि नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव किधर चला जाएगा? इधर। यानी वो जो डिस्प्लेसिंग सी हो जाएगी, तो नेगेटिव जब पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा तो वो इंडक्शन फिनोमिना के मतलब उसको अट्रैक्ट शुरू कर देगा। लिहाजा एक जैसे चार्ज वाली बॉडी उस वक्त अट्रैक्ट कर सकती हैं जब हमारी एक चार्ज बॉडी बहुत हैवी हो और दूसरी चार्ज बॉडी उसके मुकाबले में क्या हो? स्मॉल हो। बेशक वो दो सिमिलर चार्ज हो, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, तब एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिनोमिना कौन सा होगा? इंडक्शन। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।